हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, तो कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 किए थे। ठीक है ना, हम लोग किए थे 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब जो भी इससे पहले जितने भी सारे एक्सरसाइज है उसका सोल्यूशन मैंने करा रखा है। ठीक है ना, तो यदि आप नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसको देख लीजिए, प्रीवियस क्लास को बढ़िया से देख लीजिए, फिर इसको समझिएगा तो सब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है मेरे भाई? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इसका कहने का मतलब है कि किसी प्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत संख्या होता क्या है? प्राकृत संख्या तो नेचुरल नंबर होता है, यही होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट हो। जो कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो मेरे भाई। तो 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, यही सब तो प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या तो यही है ना। चलिए, तो बोला है संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक क्या शून्य पर समाप्त हो सकती है? तो हम देख लेंगे आराम से। यहाँ पर लिखिए पहले सॉल्व गिवन है। क्या गिवन है? गिवन है 6 टू दी पावर n। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए पुट करेंगे। पुट n क्या है? ये क्या है? ये जो n है ये क्या है? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या को पुट हम लोग मान लेंगे। क्या करेंगे? प्राकृत संख्या को रख लेंगे। क्या रखेंगे? प्राकृत संख्या बताइए क्या होता है? 1, 2, 3, 4, ये चलते रहेगा डॉट लाइन से। ठीक है ना, चलिए यहाँ देखिए आपको दिया है 6 टू दी पावर n, तो दिया हुआ है, बोल दिया है ये जो n है ना ये प्राकृत संख्या है। तो n देखिए क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना, अब क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये n का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि n बोल दिया है प्राकृत संख्या। जब प्राकृत संख्या तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 हो सकता है, आराम से हो सकता है ना। चलिए, हो सकता है। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे। पुट n बराबर 1। इसी में n का वैल्यू क्या पुट कर देंगे मेरे भाई? 1 पुट कर देंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा? 6 का पावर 1 हो जाएगा। ये 6 को एक बार लिख सकते हैं। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे? इसी प्रकार n बराबर 2 रखने पर, यदि n का वैल्यू 2 रख दे, n का वैल्यू कितना रख दे? 2 रख दे, तब क्या हो सकता है बताइए? तो पुट n बराबर 1 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे, 4 रख दे। ठीक है ना, इस तरह से यदि रखते जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा? पुट करेंगे n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, ये सारा संख्या रखकर देखेंगे। ठीक है ना, प्राकृत संख्या सभी को रखकर देखेंगे क्या कोई भी अंतिम टर्म, अंतिम अंक क्या शून्य होता है? अंतिम डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट, क्या वो शून्य होता है? ऐसा देखेंगे। ठीक है ना, तो n तो बोल दिया था मेरा क्या है? प्राकृत संख्या। चलिए, तो पुट n बराबर रख के देखेंगे 1, 2, 3, 4, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। 6 को 2 बार करेंगे मेरे भाई, 6 छके 36। ठीक है, अब 6 का पावर यहाँ पर देखिए n के जगह पर 3 रख के देखते हैं, इसको रख दिए, तब क्या होता है? अंतिम टर्म 0। देख लेते हैं अंतिम अंक होता है कि नहीं। 6 को 3 बार कीजिए, 6 छके 36, 6 छके 36, और 36 गुना 6, यहाँ पर देखिए 36 गुना में 6, 36, 6 18, 18 और 3 कितना होता है? 21, 216, 216। चलिए, 216 हो गया। अब 6 का पावर 4 रख के देखते, सॉरी 6 का यहाँ जो पावर होगा वो 4 होगा। n के जगह पर अब क्या रख दिया? हम 4 रख कर देख रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए 4, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 4 बार लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, 6 छके 36, 6 छके 36, 36 गुना 36, ध्यान से देखिए 36 गुना में 36 कितना होता है? 36 गुना में 36, 36 करीब 3 बचा, 6 18, 3 21, फिर 3 6 18 करे 8, 1 3 9 1 10। चलिए 6 9 2 1 12 96, 12 96। इस तरह से n का वैल्यू रखते जाएंगे और इसका मान इसी तरह आते जाएंगे, लेकिन लास्ट वाला जो अंक है, सभी अंक, लास्ट वाला जो सभी अंक है वो 6 6 6 ही आ रहा है। ठीक है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब आगे चल के भी कोई बदलाव नहीं होगा। आप लोग यदि करना चाहते हैं करके देख लीजिएगा, बाकी कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो बताइए, जो बोला है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए
संख्या 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यदि लिखिएगा अतः संख्या 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया है मेरा जांच, क्या दिख रहा है ना। चलिए एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप लोग। चलिए भाई सब देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखो रे बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, ठीक है ना। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करने वाले, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन या सॉल्व लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए यानी व्याख्या करना है कि 7 गुना 11 गुना 13 यानी 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। बोला है कि ये भाज्य संख्या है, इसका मतलब यही ना, भाज्य संख्या तो है लेकिन क्यों है, इसका भी सॉल्यूशन देना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देते हैं। सबसे पहले जो है हम लोगों को नंबर दिया हुआ है, कुछ नंबर्स कुछ टर्म्स दिया हुआ है। क्या दिया है, 7 गुना 11 गुना में 7 गुना 11 गुना में 13 प्लस 13, ठीक है। और क्या है यहाँ पर लिखेंगे और इधर दिया है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना में 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं। इस पूरे में यदि बात किया जाए और इधर तो 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन ले लिए, इधर बचा क्या 7 गुना 11 गुना में इधर कुछ नहीं है, तो चलिए गुना में तो अब कुछ नहीं बचा, प्लस 1 और बताइए इधर इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ 5 आ रहा है और इधर भी 5 है, तो 5 5 कॉमन ले लिए, 5 कॉमन ले लिए, बचा क्या 7 गुना में 6 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 प्लस 1, ये प्लस 5 बाहर खींच लिए तो 1 ही बचा ना। चलिए अब यहाँ देखिए बाहर में है 13, 11 सत्ते 77 और 1, 11 सत्ते 77 और 1, ठीक है। यहाँ क्या बचा 5 गुना में, ध्यान से गुना कीजिए तो यहाँ पर देखिए आप लोग 2 तिया 6, 6 चौके 24 और 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, तो 42 गुना 24 कीजिए, 42 गुना 24। चलिए देखिए गुना करके देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 चौके 8 सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 6 4 10 0 1 बचा, 8 1 9 1 10, 1008 प्लस उधर क्या बच गया है 1, तो बचा हुआ ही है अभी तक। चलिए अब ध्यान से देखिए यहाँ पर बताइए तो क्या हो जाएगा, 13 गुना में 77 1 78 और इधर क्या बचा है 5 और गुना में 1009, ठीक है, यही है ना। चलिए यही संख्या है। अब बताना ये भाज्य संख्या है कि नहीं, तो चाहते थे आप इसको गुना भी कर दीजिए और इसको भी गुना कर दीजिए, तो ये भाज्य संख्या ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट टर्म जो है कि ये क्या है भाज्य संख्या है, यहाँ भी भाज्य संख्या, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा भाज्य संख्या ही है, ठीक है ना। अतः लिख देंगे संख्याएं, अतः दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं है। इसको एक लाइन और सॉल्व कर दीजिएगा, अगर चाहते हैं तो इसको गुना कर दीजिए, ठीक है ना, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः
दी गई संख्याएं भाज्य हो गया। ये देखिए बोला है क्या, व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है। तो अतः दी गई जो संख्याएं है ना, ये दोनों, ये और ये पूरा क्या है, भाज्य संख्याएं है। अगर आपको जानना है कैसे भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या होता क्या है, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको पहले देख लीजिए, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम का लिंक डाल देंगे, वो देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे तो बढ़िया से इसको समझ लीजिए, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या है, उसमें पूरा पूरा बताया गया एकदम विस्तार से, ठीक है भाई। तो एकदम आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए, तो आप अच्छा से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ तो प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उसको देखिए, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये क्या है यार, यहाँ देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के जो है ना चारों ओर एक फील्ड में क्या है, वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना। मतलब वृत्ताकार रास्ता है, गोलीय रास्ता है, ठीक है ना, रास्ता है। तो इस मैदान का एक चक्कर, यानी इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, सोनिया एक लड़की है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है भाई। सोनिया यानी लड़की को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। लड़का सब जगह आगे रहता है क्या। चलिए, रवि को कम समय लगता है और सोनिया को ज्यादा समय लगता है, ठीक है ना, लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। देखिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना दोनों एकदम प्रारंभ करते हैं, तो रवि को कितना 12 मिनट और सोनिया को 18 मिनट, यानी सोनिया को अधिक समय लग जाता है, रवि को कम समय में ही रवि अपने स्थान पर, प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। चलिए, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कितने समय बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। अच्छा आप लोग बताइए, हम कोई भी काम करते हैं या कहीं भी दौड़ना स्टार्ट करते हैं, रेस में दौड़ते हैं या घोड़ा कोई दौड़ाते हैं या कोई इंसान ही दौड़ता है, तो क्या करते हैं, वो क्या सोचता है कि हम कितना जल्दी सक्सेस हो जाए, कितना जल्दी अपने मंजिल तक पहुंच जाए, ठीक है ना, कितना जल्दी एक चक्कर एकदम लगा ले, यही सोचता है ना, कितना जल्दी हम काम कर ले। अब जीवन के रेस में यदि दौड़ते हैं तो क्या चाहते हैं कि हम कितना जल्दी सफल हो जाए, मतलब कम से कम समय में सफल हो जाए। तो हम बताए थे कम से कम के लिए क्या किया जाता है, एलसीएम निकाला जाता है, और अधिकतम के लिए, अधिक से अधिक के लिए एचसीएफ निकाला जाता है, यानी न्यूनतम के लिए, जहां पर न्यूनतम, जिसका अर्थ यदि न्यूनतम निकलेगा, यदि क्वेश्चन का अर्थ न्यूनतम निकल रहा है कि न्यूनतम आपको निकालना है, तो वहां पर क्या करना है, न्यूनतम का यदि अर्थ आ रहा है किसी ये वाक्य से, तो इसका मतलब है कि एलसीएम निकालना है। यदि अधिकतम का वाक्य आ रहा है, ठीक है ना, अधिकतम का अर्थ हो रहा है यहाँ पर साबित हो रहा है, तो वहां पर क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों दौड़ लगा रहे हैं, दोनों दौड़ रहे हैं, तो दौड़ रहे तो ये क्या सोचेंगे अपने मन में, हम कितना जल्दी अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाए, ठीक है ना, यही सोचता है ना। ये नहीं ना सोचता है कि हम बहुत लेट से पहुंचेंगे तब जीत जाएंगे, ऐसा तो कोई नहीं सोचता है। सब तो यही सोचता है कि हम कितना जल्दी दौड़े और कितना स्पीड में, हम कितना कम से कम समय में पहुंच जाए, कितना कम से कम समय में पहुंच जाए, सब तो यही चाहता है। तो देखिए कम से कम के लिए क्या करते हैं, तो सॉल्व जो दिया है पहले उसको लिखिए, सॉल्व आपको दिया है 2 नंबर। जब सोनिया दौड़ लगाती है तो कितना कितना मिनट में पहुंचती है, 18 मिनट में। चलिए भाई 18 मिनट। और रवि जब दौड़ लगाता है तो कितना मिनट में पहुंच जाता है, 12 मिनट में, ठीक है ना। तो बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार इसको हम लोग क्या मान लेंगे, कुछ ना मानेंगे। प्रश्न के अनुसार क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना
होगा। प्रश्न के अनुसार क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसका 18 का, और इधर क्या है भाई 12, दोनों का। चलिए बताइए, तो 2 से भाग दीजिए, 2 नमा 18, इधर बताइए 3 से, 3 तिया 9, इधर बताइए 2 से 6, फिर 2 से 2 तिया 6। इसीलिए सबसे पहले इसका, हाँ इसलिए बताइए तो एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम हाँ देखिए एलसीएम तो निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, जो दोनों में मिल रहा है उसको एक बार लिख दीजिए, बाकी सबको गुना करके लिख दीजिए, तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, वही करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। या ऐसे भी आप कर सकते हैं, दोनों का पहले HCF ले लीजिए। क्या कीजिएगा, HCF ले लीजिए। HCF बताइए, तो इसलिए यदि HCF हम लोग निकालना चाहेंगे, HCF इसका पता रहेगा तो उसको एलसीएम से गुना कर देंगे, बाकी टर्म से गुना करेंगे तब ना एलसीएम आता है। चलिए, तो हम लोग जानते हैं HCF पहले यदि हमको निकालना ही पड़ेगा, 18 और 12 का कितना होगा। ध्यान से देखिए, दोनों में क्या 1 3 मिल रहा है, यहाँ भी 1 3 मिल रहा है, इसमें 1 2 मिल रहा है, इधर भी 1 2, यानी कि 2 गुना 3 बराबर 6, 2 गुना 3 बराबर 6। इसीलिए एलसीएम रे भाई साहब 18 और 12 का क्या हो जाएगा कि पहले तो आया HCF 6, बाकी बचा क्या, 1 3 बचा और यहाँ 1 2 बचा है। अबे यही न बचा 3, यहाँ पर 3 बच गया और इधर 2 बचा, 3 गुना 2, तो ये हो गया मेरा 36। कितना हो गया 36। ध्यान से देखिए, एलसीएम आया है 36। चलिए लिखिए आप लोग, एलसीएम आया है 36। देख तो रहा है, चलिए इधर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या, अब क्या लिखेंगे, हाँ बोला कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, अतः 36 मिनट। अच्छा ये 18 मिनट, ये 12 मिनट, मिनट में सब। चलिए 36 मिनट, अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हो गया है ये आंसर। चलिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग जितना भी, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए भाई साहब, फिर आगे बताते हैं। आगे क्या, ये लास्ट क्वेश्चन ही था एक्सरसाइज 1.2 का। आप लोग जितना भी देखते हैं लेक्चर्स, ठीक है ना, सिर्फ लेक्चर्स को देख के मत छोड़ दीजिए, इसको जो है कि कॉपी में राइट डाउन भी क्या कीजिए, लिखा कीजिए। ठीक है ना, लिखिएगा तो ज्यादा प्रैक्टिस होगा, ज्यादा आप लोग सीखेंगे, उससे और भी आपके अंदर क्वालिटी बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसा कीजिए, आप जो भी यहाँ पर देखते हैं सिर्फ लेक्चर को देख के जो छोड़ देते हैं वो सबसे बड़ा गलती करते हैं। आप इसको कॉपी में राइट डाउन किया कीजिए। ठीक है, चलिए तो आज संडे है, आज संडे के दिन आज देखिए न्यू बैच एकदम क्लास 12। यदि आप लोग क्लास 12 के विद्यार्थी है, यदि क्लास 12 वाला भी इस वीडियो को, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो वो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आज ही क्लास 12 मैथ्स का सिलेबस लिखाया जाएगा आप लोगों को, और आज से न्यू बैच स्टार्ट किया जाएगा क्लास 12 का। ठीक है ना, जो कि 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।